बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ तो पिछले 2.5 सालों में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अपनी काबीना में तब्दीलियाँ की हैं, जो काबीना के अंदर ही रद्दोबदल हमें नज़र आया है कि एक पोर्टफोलियो दूसरे को और दूसरे पोर्टफोलियो जो है वो पहले वज़ीर को दे दिया गया, ये कल भी देखने को मिला। आज 2 वज़रा ने हलफ भी उठा लिया है, शिबली फराज साहब ने और शौकत तरीन साहब ने। अब शौकत तरीन साहब के पास ऑब्वियसली बहुत अहम जिम्मेदारी जो है वो उन्हें सौंपी गई है वज़ीर ख़जाना के तौर पे। माजी में भी शौकत तरीन साहब जो हैं वो दीगर हुकूमतों में रहे हैं, वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर रहे हैं। उस पर ख़ुद हुकूमत के लोग और ऐसे लोग भी जिनको हुकूमत ने अहम ओहदों पर माजी में तैनात भी रखा, मिसाल के तौर पर अगर हम साबिक चेयरमैन FBR की बात करें शबर जैदी, तो उन्होंने भी बहुत सारे सवालात उठाए हैं और ये कहा है कि क्या इस हुकूमत के पास 500 अरकान असम्बली में से कोई एक ऐसा शख्स भी नहीं है जो कि इस वजारत को चला सके। अगर टेक्नोक्रेट्स ने ही ये मुल्क चलाना है तो फिर पार्लिमानी सिस्टम ख़त्म कर दें और सदारती निज़ाम ले आएं। ये भी कहा कि शौकत तरीन साहब के लिए जो असल इम्तिहान है वो बड़े दुकानदारों की डॉक्यूमेंटेशन है, बिजली की सब्सिडी से मुतालिक जो IMF के फ़ैसले हैं उनसे जो निगोशिएशन में क्या चीज़ सामने रखनी है वो मामला है। अगर ये इसमें कामयाब नहीं होते तो फिर 1 साल के बाद भी उनका मानना है कि हम आज इसी जगह पर खड़े होंगे जहां आज पाकिस्तान की मईशत की हालत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ख़ुसूसी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सबसे करीब तरीन साथी, उनके रफ़ीक और वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई सियासी जानशी समझा जाता था इमरान खान साहब का, तो वो जहांगीर तरीन साहब को समझा जाता था। अब जहांगीर तरीन साहब तो अभी भी जो बातें कर रहे हैं वो बड़े नर्म लहजे में कर रहे हैं, अभी भी उनकी बातों से आपको ऑप्टिमिज़म जो है वो नज़र आता है, लेकिन उनके साथ जो दीगर अराकीन है, जो उनके हामी अरकान हैं, आज भी अगर आप राजा रियाज साहब की बात सुने तो एक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि अगर हालात ठीक नहीं हुए तो फिर हम आगे का लाहे अमल बनाने पर मजबूर हो जाएंगे और इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी किसी सूरत रद्द नहीं किया जा सकता। तो बाकायदा तौर पे हुकूमत को ये वार्निंग भी दी जा रही है। साथ ही साथ जहांगीर तरीन साहब ने ये बात भी की कि मेरा मामला जो भी FIRs मुझ पर कटी हैं उसमें चीनी की कीमत बढ़ाने का जिक्र भी नहीं है और ये इंतकामी कार्रवाई है, मेरे कारोबार की 8 से 10 साल पुरानी चीज़ों को उठाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। पहले स्पेशली जहांगीर तरीन साहब वाले इशू पर कि क्या वाकई इस वक्त हुकूमत और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तरीन साहब से या उनके हामी अरकान से ना मिलकर, मुलाकात ना करके, इसके बावजूद कि उन्होंने मुलाकात का वक्त मांगा है, ख़त लिखा है, क्या अपना कोई सियासी नुकसान तो नहीं करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है PTI का, बहुत शुक्रिया आपका। इसहाक खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं आप भी PTI के और जहांगीर तरीन साहब के हामी अरकान असम्बली में से एक आपका नाम भी है और आज अब बैंकिंग कोड भी जहांगीर तरीन साहब के हमरा थे। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कुछ देर में फैसल करीम कुंडी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। खाकवानी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहती हूँ। पहले तो ये बताइए कि आज तरीन साहब ने बार बार कहा कि ये एक फर्जी कहानी है, 3 FIRs में कहीं पर भी चीनी की कीमत बढ़ाने का जिक्र तक नहीं है, ऐसा कोई केस ही नहीं चल रहा, कोई ऐसे अल्फाज लिखे हुए ही नहीं है उन FIRs में, तो फिर असल कहानी क्या है, इल्ज़ाम क्या है उन पर? बीबी मेहरबानी, हम खुद इस चीज़ से कासिर हैं समझने में कि उनके ऊपर इल्ज़ाम है क्या। पहले जब शुरुआत हुई थी इल्ज़ाम तराशी की, अच्छा, वो उस वक़्त शुगर की कीमतों के बारे में था, अब बाद में इन्होंने उसको मनी लॉन्ड्रिंग में कर दिया। हम तो कहते हैं कि आप ज़रूर इसका केस जो है, एक तो नाइंसाफ़ी है, ज़ाहिरन हम तो ये समझते हैं नाइंसाफ़ी है, मगर अगर केस चलाना है तो आप केस चला लें और केस चलाने में थोड़ी बहुत सी तो ख्याल रखा जाए कि ये सही लोगों ने इसको कोई विच हंट तो नहीं किया, इसको कोई ज़ाती मफाद की खातिर तो नहीं किया। अगर वो नहीं है तो जहांगीर खान तो इस केस के अंदर अपना केस लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उसमें हमें कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं, चूँकि
पार्टी के अंदर ठीक है। रहते हुए हमें ये नहीं कह लेकिन सकते आप कि जी जिस तरह से फलाने कह के रहे हैं खिलाफ कि केस हुआ है तो ये खुद हमारे नहीं आपको समझ में आ रहा कि क्या वजह है, इल्जाम क्या है। एफआईआर्स में उन्होंने कहा कि जी चीनी का जिक्र नहीं है, मेरे पर ये इल्जाम भी नहीं है एफआईआर में कि जी हाँ। मैंने चीनी की कीमत बढ़ाई है, तो फिर एफआईआर में क्या दर्ज है? थोड़ा सा ये जरा समझा दीजिए कि फिर वो किस चीज पर है, वो जो 8 से 10 साल पुराने कारोबार के मुतालिक चीजें वो कह रहे हैं वो क्या हैं? जी, उसमें एक चीज़ जो जिसको मुझे इल्म है कि उन्होंने कहा कि आपने बहुत सारे अपने कारोबार में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। मेरे ख्याल में उनकी शायद इन्वेस्टमेंट हैं कोई 28 या 30 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो उन्होंने पिछले कई सालों में की है। उनमें से एक कंपनी जो है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़राब हो गई, वो उसको नुकसान हो गया। अच्छा, वो जो नुकसान हुआ ना बीबी, वो उसके अंदर अपना जहांगीर खान के 90% शेयर्स उनके अपने और उनके अपने घर वालों के हैं। अगर नुकसान हुआ है तो जहांगीर खान का 90% नुकसान हुआ है। अच्छा। और अगर शेयर होल्डर का नुकसान हुआ है तो वो सिर्फ 10% नुकसान हुआ है। और ये भी मान लेते हैं अगर नुकसान हुआ है तो कारोबार में नुकसान और फ़ायदे तो होते रहते हैं। अच्छा, अगर नुकसान हो भी गया है उस आवाम के लोगों का, तो वो क्या आवाम के लोगों ने कोई आकर शिकायत की हो, वो और उसका दफ्तर कौन सा है जिसके अंदर वो जाकर शिकायत कर सकते हैं? वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको SCCP कहते हैं। SCCP जो है कॉर्पोरेट मैटर्स में ये बिल्कुल तरीन साहब ने भी आज बात की कि फिर वहां पे होना चाहिए था। एफआईआर में क्यों है ये मामला? मैं जरा पहले फारूक हबीब साहब से पूछ लूं, ये ठीक है एफआईआर का क्या काम है? इससे पहले तो फारूक हबीब साहब, ये खाकवानी साहब की आपने जो बात सुनी है, आज तरीन साहब भी कह रहे थे कि अगर यही मामला है जैसे कि एफआईआर में बयान किया गया है तो फिर तो SCCP के पास ये चीज़ होनी चाहिए थी, एफआईआर का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। और दूसरा कि जब तरीन साहब पे ये एफआईआर के अंदर कहीं पर चीनी की कीमत बढ़ाने का इल्ज़ाम ही नहीं है, तो फिर वज़ीर आज़म साहब अभी 2 दिन पहले सरगोदा भी गए, तरीन साहब के मुतालिक उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो कार्टेल का हिस्सा हैं, ये माफियाज हैं, चीनी आवाम को महंगी बेचते हैं, और ये तमाम तर इल्ज़ामात उन्होंने लगा दिए। वज़ीर आज़म कुछ कह रहे हैं, एफआईआर आपकी कुछ कह रही है। देखें, बात यह है कि मैं पर्सनल स्पेसिफिक तो बात ही नहीं करूंगा। मामला ये है कि जो तो चीनी वाला मामला है वो तो आपके सामने एक मामला आया, एक इंक्वायरी कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे मुहर्रकात सामने आए जिसमें चीनी की कीमत किस तरीके से तय की जाती है, किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से किसानों का इत्तेसाल किया जाता है। ये पूरा उसका अहाता उस कमीशन की रिपोर्ट ने किया। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो सिर्फ तरीन साहब का मामला तो नहीं है, उसके अंदर जो मैंने चीज़ें देखी हैं उसके अंदर तो 21 शुगर मिलों का मामला है। और आपके इल्म में ये भी चीज़ सामने आई कि एक बहुत बड़ा सट्टा माफिया भी सामने आया जो कि फॉरवर्डेड चीनी के सौदे करता है और चीनी के रेट्स बढ़ाए जाते हैं मार्केट को मैनिपुलेट करके, और डिमांड एंड सप्लाई की शॉर्टेज क्रिएट की जाती है जिससे आवाम का इत्तेसाल होता है। अब जिन केसेस की स्पेसिफिकली आज तरीन साहब बात कर रहे थे, गालिबन 2 जगह के ऊपर जो मैंने टीवी के ऊपर देखी कि शायद एक बैंकिंग कोर्ट में वो पेशी हो रही है, एक उनका FIA के अंदर मामला चल रहा है जी। उसकी डिटेल्स जी। क्या हैं, चाहे वो शुगर के हवाले से है या वो किसी और मामले के हवाले से है, वो डिटेल्स मेरी नज़र से नहीं गुजरी। वो या तरीन साहब को बेहतर मालूम है या जो मुतलका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही है उसको मालूम है। जहां तक चीनी का मामला है, चीनी के मामले के ऊपर 21 शुगर मिलों के ऊपर FIR काटी है। नहीं, सिर्फ मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि चीनी स्कैंडल के ऊपर 3 एजेंसीज जो हैं वो काम कर रही हैं। एक नैब का इदारा देख रहा है, एक FIA देख रही है, एक SCCP देख रही है। जहां तक किसी कंपनी के शेयर्स की लेन देन के हवाले से मामला है या कंपनी की इन्वेस्टमेंट के हवाले से मामला है, वो डेफिनेटली SCCP उसका दायरा कार के अंदर आता है। FIA अगर किसी चीज़ को देख रहा है तो वो जो उसकी लिमिट्स हैं, जो उसके दायरा कार के अंदर चीज़ें आती हैं उनको देख रहा है। जहां तक रह गई बात तरीन साहब के हवाले से, तो उनके हवाले से तो हमेशा हम यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान के जो है वो लार्जेस्ट टैक्स पेयर हैं और उनकी जितने कारोबार हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम होनी चाहिए। अभी खाकवानी साहब भी बात कर रहे थे कि वो अदालतों का सामना करने को तैयार हैं, चीज़ों को अपनी मासूमियत साबित करने को तैयार हैं, देखने को, और हमेशा उन्होंने किया भी है।
पहले भी वो जाते रहे और वो इंतहाई इस हवाले से कॉम्पिटेंट भी हैं, काबिल भी है, बेहतरीन वकला की उनके पास अपनी टीम भी मौजूद है। तो यकीनन जो है वो वहां भी ये चीजें जाकर पेश करेंगे। और अगर किसी इदारे की, इन्वेस्टिगेटिव इदारे की जुरिस्डिक्शन के ऊपर उनको एतराज है, ही नहीं है, उनको एतराज है, बिल्कुल सही जब उनको एतराज है तो उसको उस दायराकार को भी वो चैलेंज कर सकते हैं। पार्टी का भी मैंने सुना कि वो भी ऑब्वियसली उनके भी जब से ये मामला शुरू हुआ है तरीन साहब के हवाले से कह रहे हैं कि जी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और ये लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको क्या वजह क्या लगती है कि वजीर आजम साहब के बाद अगर किसी को पार्टी में आप एक पार्टी का या सियासी जानशीन इमरान खान साहब का समझते थे तो तरीन साहब थे, सबसे ज्यादा करीबी उनके रहे हैं, बड़ी उनकी सर्विसेज पार्टी के लिए रही हैं। तो अगर वजीर आजम साहब वाकई उनको सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं तो क्या आखिर उनका बेनिफिट क्या है, वो क्या गेन कर लेंगे, क्या हासिल कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम तो पिछले 3 साल से ही कह रहे थे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, एहतसाब नहीं हो रहा। अच्छा, ये मैं फैसल करीम कुंडी साहब से सवाल था। फारूक साहब मैं इस पे आ जाती हूँ आपके पास, 20 मौक़िफ़ आपका भी जान लेंगे। तो उस पर हम पहले 3 साल से ही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और हम कहते हैं एहतसाब होना चाहिए क्रॉस द बोर्ड। अब पॉलिटिकल विक्टिम की ये बात है, देखें जहांगीर तरीन साहब भी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ फ़ोन हो रहे हैं, पिछले दिनों में उनका वो देख रहा था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ फ़ोन हुए हैं। आज उनके साथ अपनी पार्टी के 30 MPs गालिबन आज मीटिंग हुई है और 40 का राजा रियाज साहब ने जिक्र किया है कि आने वाले दिनों में हो जाएंगे और MNAs भी थे। राजा रियाज साहब की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने सुना कि अगर जहांगीर तरीन साहब ना कहते तो एतमाद का वोट न मिलता वज़ीर आज़म को, और अगर ये वाकई ये MNAs अगर वोट ना करते तो शायद एतमाद का वोट वज़ीर आज़म साहब नहीं ले सकते थे। अब ये वो लोग हैं मेजॉरिटी जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट कामयाब हुए थे जिनको जहांगीर तरीन साहब ले के आए थे और PTI में शामिल कराया, उन्होंने जो मेहनत की। अब मोहसिन कुशी तो देख रहे हैं ना पार्टी की PTI की कि उन्होंने जो मोहसिन कुशी उनके साथ की। अब मुख्तलिफ थ्योरीज चल रही हैं। अब इंटरनल पॉलिटिक्स भी पार्टी के अंदर होती हैं, ग्रुप बंदियाँ भी होती हैं। कुछ जो जहांगीर तरीन साहब के मुखालिफ ग्रुप है वो उन्होंने सुना है कि वज़ीर आज़म साहब के कान भरे हैं कि उन्होंने शायद मतलब आपकी जमात के साथ हो या नून लीग के साथ हो तो चले मैं मानने को तैयार हूँ, समझ में आता है ना, तो कोई तो वजह होगी कि अपनी ही पार्टी और अपने ही करीबी तरीन दोस्त के साथ अगर आप वाकई इसको सियासी इंतकाम का नाम देते हैं। वज़ीर आज़म साहब के कान भरे कि शायद उन्होंने कौन लोग हैं सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ ज़रदारी को उन्होंने सपोर्ट किया। या आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका दफ्तर वज़ीर आज़म साहब के दफ्तर के बाहर होता है? अपनी पार्टी पॉलिटिक्स है, ये खुद ही बेहतर जानते हैं कि इनके खिलाफ कौन है या इनके हक में कौन है। तो उनको ये शायद वो वज़ीर साहब को ये फीडबैक दी गई कि इनके जो ग्रुप है शायद तरीन साहब का, उन्होंने शायद यूसुफ गिलानी साहब को सेनेट में वोट किया और इसलिए सेनेटर बने, जो कि दुरुस्त नहीं है क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जो थे वो हमारे साथ थे नहीं, न्यूट्रल थे या उनके साथ अपनी रिजर्वेशन थी और इस दफ़ा जहाज़ भी नहीं था, सेनेट का इलेक्शन भी नहीं था। तो ये चीज़ें अब वो देखें। अब फ़ारूक हबीब साहब जो चीनी की बात करें वो तो जैसे उन्होंने कहा कि चीनी का तो इसमें जिक्र ही नहीं है। आप करें चीनी वालों के खिलाफ, लेकिन ये तो सिर्फ कोई मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है गालिबन और SCCP का केस जिसमें तो आपको भी लगता है कि भाई उसमें FIA का या NAB का कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है? नहीं, ये तो वकलाई अच्छा बेहतर समझते हैं कि उसका है, लेकिन वो चीनी वाला नहीं, जो मतलब है कि पिछले दिनों PTI वाले क्लेम कर रहे थे कि हमने चीनी जो मुलव्वस थे हमने पहले अपने उसका, इसमें तो चीनी वाला है नहीं। चीनी के तो और भी बहुत से आपकी पार्टी के अंदर भी बहुत से दोस्त हैं, बाकी और भी हैं, दवाइयों वाले भी हैं। फारूक साहब कह रहे हैं कि 2-3 केसेस हैं और बैक वक्त ये इदारे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम तो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, एहतसाब हो और इक्वल उस पर होना चाहिए। ये ना हो कि आप हुकूमत के हों, आपके दोस्त हों, उनको जो है अभी भी जो आपके जो करीबी दोस्त हैं वो आराम से बैठे हों और जो कि पॉलिटिकल मुखालिफ उनकी विक्टिमाइजेशन करें। हम आज भी देखें, अच्छी बात है शहबाज शरीफ साहब की भी बेल हुई है। आज अपना खुर्शीद शाह साहब जो है 2 साल से जेल में, ये पता नहीं केस उनके ऊपर क्या है। अब मैं भी कह दूँ कि जी फ़ारूक साहब की जी वेस्कोट आपने कहाँ से खरीद, उसको साबित करें कि आपकी है और इसकी मनी ट्रेल मुझे बताएं और आप उस वक्त तक अंदर रहें। ठीक है, ये चीज़ें आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सही है। तो आप इस चीज़ पर कन्विंस्ड हैं कि खुद वज़ीर आज़म साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने कान भरे हैं अगेंस्ट जहांगीर तरीन? मेरा अपना तज्ज़िया है जो मैं कह रहा हूँ। राइट, मैं एक ब्रेक ले लूँ, फिर खाकवानी साहब से इस हवाले से मजीद बात करेंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इसाक खाकवानी साहब, ये फरमाइएगा कि अभी जिस तरीके से आज कुछ स्टेटमेंट्स हमने सुनी, आप भी मौजूद थे वहाँ, राजा रियाज साहब ने तो बाकायदा वार्निंग दी है हुकूमत को कि अगर आप लोगों ने इंसाफ नहीं दिया तो फिर हम आगे का लाहेमल बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए। तो क्या रेजिग्नेशंस भी कोई ऑप्शन है इस वक्त, जिस तरीके से आज हम खबरों में सुन रहे थे कि इस्तीफे देने पर भी बात हुई है, तरीन साहब के घर पर जो मीटिंग हुई है? बीबी, इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। ये एक एहतजाज टाइप चीज़ समझ लें इसको आप। मेरे ख्याल में ये रंग देना कि जी ये एक धमकी है या ये इस किस्म की बात नहीं है। पार्टी है, पार्टी के अंदर हैं सारे, और वहाँ पर अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हो या कोई चीज़ हो, लोगों को समझ आती है, तो वो तो फिर उनका हक बनता है ना, वो जाकर कहें कि जी ये लोग जो कुछ करा रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान में पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा कि कोई महल्लाती साजिश हो या कोई चीज़ इस तरह की बनाई जाए। कभी आपने देखा है कि जी FIR जो है वो इस लेवल पे उसकी चीज़ें बने? ये तो होता है मामूली, नीचे इंस्पेक्टर लेवल की चीज़ें होती हैं, किसी अफसर की छोटे मोटे उसकी, ये सोचना कि ये FIA को दे दिया जाए, ये फलाने को दे दिया जाए, ये चीज़ें जो हैं एक शक की निगाह है। और ये शक जो है, अगर मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली के मेंबर अगर ये समझते हैं कि ये कोई इसमें लोग शरारत कर रहे हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचाने का, और पार्टी को जब नुकसान होगा तो वो नेचुरली उसके सरबराह को एक किस्म का नुकसान होता है ना जनाब, क्योंकि एक ईंट रख के एक इमारत बनाई जाती है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ऑब्वियसली हम जमात में हैं और हम तो एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है, लेकिन आखिर वो क्या स्ट्रेटजी है? जिसमें बार बार कह रहे हैं कि जी हम मजबूर हो जाएंगे। फिर वजीर आजम साहब को आपने जो खत लिखा था, 24 अरकान थे, उसका कोई जवाब आया? क्या मुलाकात के लिए कोई बात हुई? किसी ने कोई इनिशिएटिव लिया? जी हाँ, वो देखें, जब दोस्त इकट्ठे होते हैं तो उनकी आरा तो आती है ना जनाब। इतने सारे दोस्त हैं, सैब समझ हैं, जब 5 लाख इलाके की नुमाइंदगी करते हैं तो आखिर उनको कोई सोच और समझ है ना जनाब। अगर वो कहते हैं कि एक वेन्यू है कि हम जाकर प्राइम मिनिस्टर जो हमारा पार्टी का सरबराह है, बड़े भाई की जगह पर है, वालिद की जगह पर है, और अगर वो उसको जाकर हम अपनी अरदाश्त सुनाएं तो वो सुनेगा, और वो फिर हो सकता है कि हम उनको कायल करने में कामयाब हो जाए और उनको वो चीज़ बताएं जो शायद उनके दफ्तर वाले उनको ना बता रहे हों। तो अगर वो उससे मुतमईन हो जाए कि नहीं मुझे सब चीज़ पता है, उसके बावजूद ये ठीक है, तो फिर इन लोगों का वो जो ग्राउज है वो ज़रा कम हो जाएगा ना जनाब। अगर आप मिलेंगे नहीं और बताएंगे नहीं तो वो लोग तो समझेंगे कि इसका मतलब है कि हमारे बड़े भाई ने, हमारे सरपरस्त ने भी बात नहीं समझी। जी हाँ। अच्छा, आप दो चीज़ें फ़ारूक हबीब साहब, कि आप क्योंकि खुद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त हम भी और आप लोग भी बैठ के बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद करते थे, और बड़ी वैलिड क्रिटिसिज्म इस तरह से था कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको मुलाकात का टाइम नहीं दिया जाता था, बहुत ज़्यादा वो नाराज़गी का इजहार किया करते थे। तो अभी इस मामले में तरीन साहब को चले एक तरफ साइड पे कर दें थोड़ी देर के लिए, लेकिन अदरवाइज़ आपके अगर 24 के करीब 30 के करीब अरकान असम्बली, पंजाब असम्बली के मेंबरान, वफाकी असम्बली के, यहाँ कौमी असम्बली के मेंबरान अगर ख़त लिखते हैं वज़ीर आज़म से, मुलाकात का वक्त मांगते हैं और वज़ीर आज़म साहब उनको लिफ्ट ही नहीं कराते, तो फिर आप सोचें कि उस शख्स के, उसके वोटर्स के लिए, उसके हल्के के लिए किस किस्म का पैगाम आप दे रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म साहब कभी किसी को मुलाकात से उन्होंने मना किया है, या अरकान असम्बली का या वज़ीर आज़म का कोई फासला है। मुलाकातें उनकी जो हैं वो रेगुलर होती रहती हैं। अगर इनकी भी तरफ से कोई दरख्वास्त आई है तो यकीनन जो है उसको वो कंसीडर करेंगे, उनका ऑफिस भी कंसीडर करेगा, उनके इल्म में भी होगा और उनको वक्त भी दे दिया जाएगा। और उन्होंने मेरे ख्याल में हालिया जो अपनी गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने ये बात वाज़ेह की थी कि उनको किसी से कोई मुलाकात के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है।
जहाँ तक रही बात, अभी बात हो रही थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कि विच हंटिंग का मामला, देखें अपना मतलब नहीं निकाल लेना चाहिए विच हंटिंग का। तो इसका मतलब ये है कि विच हंटिंग है तो इसका मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर करप्शन ही नहीं हुई, इस मुल्क के अंदर जाली अकाउंट्स ही नहीं निकले, इस मुल्क के अंदर यान अली नहीं पकड़ी गई, इस मुल्क के अंदर जो है वो सड़े महल पहले आप मानते नहीं थे, उसके बाद जब पाकिस्तान हुकूमत ने अटैच कर लिया, बेचने गई तो आपने उसके $60 मिलियन भी क्लेम कर लिए थे जरदारी साहब ने। ऐसा ना करें कि इस मुल्क के अंदर आप कहते हैं कि विच हंटिंग हो रही है। जो इदारे हैं वो इदारे अपनी जगह के ऊपर काम कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात इस स्पेसिफिक केस के हवाले से, हर अग्रीव्ड पर्सन की कोई ना कोई उसके ऊपर आरा भी होती है, उसकी राय भी होती है और लोग समझते हैं। अब उसको दो तरीक़ाकार है ना, एक तरीक़ाकार तो ये है कि अब इंक्वायरी स्टेज के ऊपर मामला चला गया है, मुतलका इदारा उसे देख रहा है, वो इदारा उसे देख लेगा। जहाँ तक रही बात किसी को टारगेट करने के हवाले से, तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान कभी किसी को टारगेट करेंगे, ना उनकी ये सोच है, ना उनका ये नज़रिया है। वो इन तमाम चीज़ों से बढ़ के सोचते हैं, मुल्क के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान की अवाम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं। और जहाँ तक हमारे अपने अराकीन का मामला है, अराकीन की बात को सुन लें, कुछ वज़ीर आज़म साहब के इर्द गिर्द के लोग ही हैं जो उनके कान भर रहे हैं तरीन साहब के खिलाफ, और ये सिर्फ कुंडी साहब का नहीं, आपकी पार्टी के भी बड़े लोगों का ख्याल है। एक मिनट देखें सादिया, पहली बात तो ये है कि जब पीपल्स पार्टी या नून लीग ये बात करती है तो पहले माजरत तो कर लें। ये तो कहते थे जहांगीर तरीन को NRO दे दिया, तरीन को मुल्क से बाहर भेज दिया। वो भाई जहांगीर तरीन तो आज मुल्क के अंदर है, मुल्क के अंदर आके वो मुतलका इदारों को, फोरम्स को फेस भी कर रहा है। आपकी तरह तो नहीं जो है वो कोई दवाई लेने गया था आज तक वापस नहीं आया, ठीक है। और आज इससे पहले भी हमारी पार्टी के अपने लोगों ने भी जो है वो फेस की हैं, इंक्वायरीज फेस की हैं। इसमें उन्होंने तो शोर शराबा नहीं किया, लेकिन मामला ये है कि अब अगर कोई फरीक ये समझता है कि यार उसका बात को सुनी जानी चाहिए, उसके मामले को आगे चलना चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। आज ये जहांगीर तरीन को एटीएम के ताने देने वाले आज उनके हमायती बने हुए हैं। तरीन साहब के लिए हमदर्दी कैसे आप लोगों के दिलों में आ गई? नहीं देखिए, हमदर्दी की बात नहीं है। और जहाँ तक फ़ारूक हबीब साहब की बात है, हम में बड़ी इखलाकी जुर्रत है कि हम माफ़िया मांगते हैं। हम जब हुकूमत में आए थे तो जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले बलूचिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगी। क्या आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब में इतनी इखलाकी जुर्रत थी कि जो उन्होंने बयानात और ट्वीट्स किए थे और जिस पे एक पे भी अमल दरामद नहीं किया, उस पर क्या उन्होंने माफ़ी मांगी? बहुत सी चीज़ों पर क्या उन्होंने चौधरी से माफ़ी मांगी जिनके मुतालिक उन्होंने क्या बयान दिए थे आज उनकी हुकूमत में? क्या उन्होंने शेख रशीद साहब से माफ़ी मांगी जिनके मुतालिक क्या बयान दिए थे और आज उनको क्या लगा दिया? क्या MKM से माफ़ी मांगी जिनके मुतालिक क्या बयान दिए थे और क्या लगा दिया? मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि देखें, अगर ग्रीवेंसेज हैं और अगर वो एक पार्टी के हेड है, वो तो इनका इंटरनल मसला है। अब खाकवानी साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ राजा रियाज साहब ने कहा है कि हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ख़त लिखा है। चलो 2 हफ्ते तो हो गए तकरीबन, लेकिन चलो ख़त भी नहीं, आज मैं कई दिनों से मीडिया पे बैठा हुआ हूँ और ये बातें कर रहे हैं और इनके नुमाइंदे जो है यहाँ पर आते हैं, फ़ारूक हबीब साहब बैठे हैं, ख़त नहीं पहुँचा ना। आज इसाक खाकवानी के थ्रू आपको मैसेज मिल गया, आप इनकी मीटिंग रखवा दें, इनके जो मैनेज हैं, ठीक है, ताकि कम से कम वो अपने ग्रीवेंसेस सामने रखें कि हमारे साथ जो भी है। क्योंकि वैसे ये तो रोज मीडिया पे वो कह रहे हैं नॉर्मल ये होता है ना कि कल प्राइम मिनिस्टर पूछेंगे आप लोगों ने मुझसे बताया कि ये इनके साथ ये ज्यादती हो रही, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अदरवाइज जो है वो अब तो कहते हैं साहब, वो अब जो है मैं नहीं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो करप्शन नहीं हुई है। फ़ारूक हबीब साहब ने बड़ी अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए। मेरे लोगों ने अगर किया आप करें। क्या आपने पेशावर का एहतसाब ब्यूरो बंद नहीं किया? आपने BRT की करप्शन का एहतसाब किया? आपने बिलियन ट्रीज का किया? आपने जो डिवीजन ऑफ पेशावर का किया? कौन को आपने मलम जब्बा का किया? हेलीकॉप्टर का किया? क्या क्या आपको बताएं? उनके तो आपके पास दवाइयों वाले आपके दाएं बैठे हुए हैं, चीनी वाले बाएं बैठे हुए हैं, आटे वाले आपके साथ बैठे हुए हैं। मईशत ठीक हो गई है लेकिन गरीब भूख से मर रहा है। आपकी मईशत पता नहीं कौन सी, फेसबुक पे तो मईशत बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान भी तब्दील हो गया है। आप तो निज़ाम बदलने आए थे, आपने तो चेहरे बदलना शुरू कर दिए। किधर गया आपका निज़ाम? सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं। सुबह उठते हैं, ये मिनिस्टर खुद उठता है, अपने स्टाफ से पूछता है कि मैंने कौन सी मिनिस्ट्री में जाना है, कि मिनिस्ट्री मेरी कौन सी। ये हाल है आपकी। अच्छा, ये तो मिनिस्ट्री वाली आज KP में ये सूरत हाल है। आज आपने 3-4 एडवाइजर निकाल लिए, वजीर निकाल लिए। आप हमें ये बताएं कि ये लोग इनकॉम्पिटेंट थे या क्रिकेट की जबान आपको समझ आती है, बाकी सियासी जबान समझ, ये बॉल टेम्परिंग कर रहे थे, ये अंपायर इनके साथ थर्ड अंपायर मिला हुआ था, क्या मैच फिक्सिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हम बताएं तो सही, आपने क्यों अच्छा, फारूक साहब से तो मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसहाक खाकवानी साहब, ये जितनी भी बातें फैसल करीम कुंडी साहब ने की हैं, आपको लगता है कि वाकई इनमें वजन है? वो जो असल एजेंडा था उससे हटी है PTI, डिलीवर नहीं किया? मैं अर्ज करूं सादिया बीबी,
पहले तो मैं एक चीज़ आपके सामने ज़रा इसको थोड़ा सा सही तरीके से पेश कर दूं कि जहांगीर खान से हमारी कई मरतबा बात हुई है इन FIRs पर। वो कहते हैं कि ये FIRs मेरे ख़िलाफ़ गलत बनाई गई हैं, नंबर 1। पहले तो ये आप सुन लें। दूसरा, वो कहते हैं कि इनके जो IO से जो इंक्वायरी ऑफिसर जिसको कहते हैं, उन्होंने आकर मेरे पूरे दफ्तर के अंदर बड़ी बद अखलाक़ी और बदतमीज़ी की। बंदों को ज़ोदकोब किया, उनके कैमरे तोड़े, उनके आकर टेलीफोनों को उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया, जो कि इस तरह का काम किसी कॉरपोरेशन के साथ नहीं किया जाता। और वो कहते हैं, ये उनके बकौल है, मैं उनका इस वक्त वो बात बता रहा हूँ जो मेरे इल्म में है। वो कहते हैं कि मेरे साथ इनका रवैया, ये मुझे महसूस होता है कि ये मेरे ख़िलाफ़ कोई ज़बरदस्त किस्म की साजिश की वजह से ये मेरे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। बहरहाल, अगर कोई IO ऐसा हो जो कि अपना अबव बोर्ड हो और उस मुतनाज़ा आदमी ना हो, वो इंक्वायरी करके मेरे ख़िलाफ़ बेशक कोई भी गुनाह हो, उसके अगर वो FIR या कोई भी जिस महकमे के मुतल्लिका हो वो अगर जाए, मुझे उसका कोई एतराज़ नहीं है। बात वही है कि ये जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो लोग उनको बनाते हैं जो नीचे काम करते हैं, और वो नीचे काम करने वालों की बहुत सारी चीज़ें तरीन साहब से ज़ाहिर है जब आप लोग मिलते होंगे तो तरीन साहब कोई तो जिक्र करते होंगे, किसी का तो नाम लेते होंगे जब वो कहते हैं कि जी इन लोगों की साजिश है, ये लोग मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, या ये लोग वज़ीर आज़म को मेरे खिलाफ वरगला रहे हैं। वो सिर्फ कहते हैं इस वक्त कि जी मेरे ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी ऑफिसर जो अबव बोर्ड हो और अपना उसका मुतनाज़ा आदमी ना हो और किसी के कहने पे चलने वाला ना हो, और ऐसे बहुत सारे लोग ईमानदार और अच्छे अफसरान हर महकमे में होते हैं, और वो आप जाकर वो कर सकते हैं। बट वो किसी का नाम नहीं लेते। मेरा सवाल ये था कि वो क्या आप लोगों से मीटिंग्स में बताते हैं कि उनको किस पे शक है, कि कौन उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ करवा रहा है? और मेरे ख्याल में वो तो हाईएस्ट लेवल पे लोगों को बताते हैं, उनको पता है सबको, और वो कहते हैं कि मेरे साथ बिल्कुल कोई एक रत्ती की भी रियायत न की जाए, मगर मेरे साथ जो FIR है जिसके अंदर जो गलत बयानी की है वो नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जब हम धरना कर रहे थे तो इस वक्त एक FIR इमरान खान और बाकी लीडरों के ऊपर हुई कि इन्होंने जाकर PTV के ऊपर हमला किया है, उसको तोड़ा है और उसके बंदों को मारा है और ये किया है, और इमरान खान और उनको पता भी नहीं था, वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। FIRों का क्या है जी, FIR तो जिसके मर्जी है बना दें जी, आपको वो बंदा मौजूद ही ना हो उसके खिलाफ FIR बना दे, और वो फिर FIR भी खत्म कब हुई? बिल्कुल सही है कि पता चल गया कि भाई इमरान खान साहब मौजूद नहीं थे, उन पे FIR कट गई। तो यही मामला तरीन साहब के साथ भी हो रहा है। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। फ़ारूक हबीब साहब, ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी बातें हो गई, खाकवानी साहब की भी और कुंडी साहब की भी, उनको ज़रा रिस्पॉन्ड कर दें पहले अगर आप चाहते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। स्पेशली शबर जैदी साहब के बयान पे कि टेक्नोक्रेट से ही आपने हुकूमत चलानी है, तो फिर सदारती निज़ाम ले आएँ, पार्लिमानी सिस्टम ख़त्म कर दें। देखिए, बात यह है कि टेक्नोक्रेट का मामला नहीं है, मामला यह है कि आपको हर एक्सपर्ट फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, और उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है उस चीज़ को आपने देखना होता है। जो मैशियत का हाल इसहाक डार करके गए, और जो इवन पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी मुल्क के अंदर, तारीखी कर्ज़ों का रिकॉर्ड ये बना कर गए। आप ये देखें कि 9 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स रह चुके थे, उसी साल 10 अरब डॉलर की PTI की हुकूमत ने आके कर्जे भी अदा किए। हमारी इंपोर्ट 60 अरब डॉलर के ऊपर थी, हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो 20 अरब डॉलर के ऊपर थी, ट्रेड डेफिसिट 40 अरब पे था, करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर के ऊपर था,
और हमारा रुपया मुसलसल जो है वो डेप्रिशिएट होता जा रहा था। आज हमने इंपोर्ट्स को कर्टेल किया, एक्सपोर्ट्स हमारी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। दुनिया में कोविड की तबाहकारियों के बावजूद हमारी मईशत जो है उसने रिवाइव किया है, मईशत स्टेबल हुई है। आज पाकिस्तान की तारीख में कभी रुपया इतना डेप्रिशिएट होने के बाद 25 रुपये अप्रिशिएट नहीं हुआ, यानी 168 रुपये से 152 रुपये पे रुपये की वैल्यू आ गई। आज रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर पाकिस्तानियों ने $800 मिलियन जमा करवाए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका वजीर आजम मनी लॉन्डर करके डॉलर मुल्क से बाहर लेके नहीं जा रहा, उसके बच्चे वहां बैठ के कारोबार नहीं कर रहे, बल्कि वो पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहा है। आज हर महीने 2.5 अरब डॉलर के जो है वो रेमिटेंसेज आ रहे हैं। आज सरमायाकारी आ रही है। आज जो इकोनॉमिक डिसिप्लिन रिक्वायर्ड था वो हमने कायम कर लिया है। अब हमने ग्रोथ की तरफ जाना है। उस ग्रोथ के लिए वजीर आजम ने चेंजेस किए हैं। मेरा एक सवाल सुन लें, को लेकर आए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है आप कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बता रहे हैं वो बड़े बेहतरीन है, बड़े ज़बरदस्त हैं। आपके एक्सपोर्ट्स भी बेहतर हो गई हैं, आपके रुपए की कदर में भी इजाफा हो गया, रेमिटेंसेस का भी आपने जिक्र कर दिया, तमाम चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हो रही होंगी। लेकिन मेरा सवाल ये, आज ही की तारीख का मैं वाक़या बता रही हूँ, पंजाब में जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पे जो रमज़ान बाजार भी लगे हुए हैं, लोग वहाँ चीनी लेने के लिए ख्वार हो रहे हैं। अदालती रेट 85 रुपये मुकर्रर किया हुआ है, लोगों को 110 से 125 तक मुख्तलिफ जगहों पर यह चीनी दस्तियाब है और लोगों को मिल ही नहीं रही है। 2-2 घंटे वो लाइनों में लगते हैं सिर्फ एक 2 किलो की चीनी खरीदने के लिए। तो ये तो रोजाना की बुनियाद पे आम आदमी को यहाँ पे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जितने मर्जी अच्छे हो जाएं। देखें, बात यह है, मैं उस जानिब भी आ रहा हूँ। आप बुनियादी चीज़ को समझें, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ही इफेक्ट करते हैं आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी। आज अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है, आज अगर सरमायाकार के कॉन्फिडेंस में एतमाद हो रहा है, तो वो सरमाया लगा रहा है, नई इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है। पाकिस्तान की लेबर इंटेंसिव मुल्क है, यहाँ पर आपकी स्किल्ड लेबर भी नहीं है। यहाँ पर तो आपको लोगों को रोजगार चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खान साहब चला रहे हैं, जो 340 अरब रुपए की मॉर्गेज मार्केट पाकिस्तान के अंदर पहली बार क्रिएट हुई है, 15,000 रुपए किराए माहवार पे रहने वाला 5-6 हज़ार 10,000 रुपया महाना किस्त दे के अपने मकान का मालिक बन जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्सल हेल्थ केयर पाकिस्तान के 2 सूबों की पूरी आबादियों को दी जा रही है। 10 लाख रुपया सालाना इंश्योरेंस है, वो दी जा रही है। जहां तक चीनी के हवाले से आपने मामला कहा, तो यकीनन उसकी कीमतें भी नीचे आएंगी। चीनी मिलों से उठाकर मार्केट के अंदर पहुंचाई जा रही है और उसकी कीमतों में भी काबू पाया जाएगा। जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, इसमें भी आने वाले दिनों में जो है वो कमी नजर आएगी। शुरू में रमजान के दिनों में रश होता है, लोग के लिए चीजों को जाते हैं, अच्छी बात है। मैं लाइनें नजर आ रही है और हुकूमत ने बड़ी बहुत सारी जगहों पे मिल नहीं रही पंजाब में, और जहां मिल रही है ये बल्कि अगर आप सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है लोगों से, तो आवाम पे भला हो जाएगा। सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है, सिर्फ आप ये मिल रही है। सादिया, आप सिर्फ इस चीज को ये देखें कि आप सिर्फ रेट्स को चेक कर लें। आप पिछले दिनों डान के अंदर स्टोरी पब्लिश हुई कि सिंध के अंदर जो मार्केट का रेट है और जो मंडियों का रेट है उसके अंदर जमीनों आसमान का फर्क है। पंजाब में आटे का थैला 820 रुपए में है, कराची के अंदर 1500 रुपए का मिल रहा है। इतनी डिस्पैरिटी क्यों है? सिंध हुकूमत भी तो अपनी जिम्मेदारी देखे ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। आया है और फारूक हबीब साहब ने भी बात की है कि जी आपको एक्सपर्ट्स चाहिए हर मैदान में, और ये तो वो एक्सपर्ट हैं तरीन साहब, शौकत तरीन साहब, जो कि आपके टाइम पे भी एक्सपर्ट थे, तो फिर आज वो भी खिदमत दिखा सकते हैं। गिलानी साहब की काबीना में देखें, बड़े धड़ल्ले से ही हमारे फारूक हबीब साहब और उनकी जमात कहती है पीपल्स पार्टी ने मईशत तबाह कर दी, बर्बाद हो गए, ये हो गए इनकी माशरी। आज बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि वो बड़े अच्छे मईशतदान थे और उनको उनकी खिदमत हमें चाहिए, चाहे वो हफीज़ शेख साहब थे, चाहे वो शौकत तरीन साहब अभी भी 2 साल रह रहे हैं, क्योंकि शौकत तरीन साहब भी जो है गालिबन 6 महीने से ज़्यादा वर्त नहीं। उसके बाद उनको इसहाक डार साहब वाली सीट, क्योंकि उन्होंने ओथ नहीं लिया, वो खाली होगी, तो वहां से सेनेटर बनवा खाली तो नहीं हो सकती ना, कॉन्स्टिट्यूशनली तो वो खाली नहीं हो सकती। तो कर रहे हैं ना, वो हुकूमत तो कह रही ना कि भाई आप अगर नहीं हलफ उठाते नहीं तो हुकूमत देखें, ये तो इसमें इनकी मर्जी तो नहीं है कि फलां चला गया तो इसकी बात देखें। तो आपको लगता है नहीं निकाल पाएंगे डार साहब? इनमें अगर वो है तो अगर वो देखें, ये इनको ये हर किसी को अपने, ये बड़े मौसम कुछ लोग हैं, अपना मतलब पूरा करते हैं जैसे बाकी लोगों के साथ किया और फिर छोड़ देते हैं। इनको फिर शेख की ज़रूरत थी, KP से बना ले सेंटर, उनको हमने बनाया था संजय से सेंटर, हमने शौकत तरीन को भी सिंध से सेंटर बनाया था, दोनों को बनाया था हमने सेंटर, हमने रिजाइन करवाए थे, हमने सेंटर बनाई थी। अब ये जो मेरे भाई फारूक हबीब साहब जब बात करते हैं टीवी पे, जो लोग देखते हैं वो अभी कहते हैं घबराना भी नहीं है, वो देखते बड़े घबरा जाते हैं कि इन्होंने तो इतने अरबों डॉलर दे दिए और हम इधर भूख से मर रहे हैं।
भाईजान आपकी ये जो बातें हैं ना, इससे गरीब आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गरीब आवाम रोटी मांगती है, गरीब आवाम सस्ती दवाइयाँ मांगती है, गरीब आवाम सस्ती अशिया मांगती है कि हम जो है अपना पेट भर सकें। आप शुरू हो जाते हैं IMF और पत्नी किधर किधर पहुंच जाते हैं, अमेरिका लंदन यूरोप के चक्कर लगा के फिर आ जाती है ये चीज़। वो गरीब आवाम कहते हैं कि आप जो करें, हमें जो है सस्ती रोटी ये चीज़ें चाहिए, गरीब आवाम को जो है ये सहूलियात चाहिए जो उनको कह रहे हैं ना आने वाले दिनों में आप बेहतरी देखेंगे। अब आने वाले दिनों से तो देखें, इंडिकेटर्स ही वो इफेक्ट करते हैं देखें। ना, अब मसला ये है कि 3 साल हो गए, ये कहता है आने वाले दिन, आने वाला, ये जो हमारा वजीर खजाना आ गया, ये हमारी जो टीम आ गई, इससे बेहतरीन कोई टीम नहीं थी। फिर 6 महीने बाद तरीन साहब ने आपके टाइम पे डिलीवर किया था, वैसे ही बताएं, मानते हैं आप? देखिए तरीन साहब देखिए हमारे हुकूमत के आने में और इनमें बड़ा फ़र्क है। लेकिन अगर उस टाइम किया था तो फिर अभी भी शायद वो कर जाए ना। और उस वक्त प्रॉब्लम यह था कि हमें जो पाकिस्तान मिला था वो बारूद से भरा हुआ पाकिस्तान मिला था, खुदकुश धमाके मिले थे, बम ब्लास्ट मिले थे, टारगेट किलिंग्स मिली थी। आप भी उस वक्त आप बताएं कि क्या हालात थे पाकिस्तान के। सुवात में झंडा नहीं लहरा सकते पाकिस्तान का। हमने वहाँ से पाकिस्तान को शुरू किया। हमें खंडरात आपने मुशर्रफ साहब की टीम ने दिए थे और उस खंडरात को हमने जाके आहिस्ता आहिस्ता हमने उनका मुकाबला किया। आज अगर हम पुरअमन पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं तो वो कुर्बानियाँ हैं उन सिक्योरिटी फोर्सेस की, उन पुलिस के जवानों की, उन सियासतदानों की, उन लोगों की जिन्होंने आपके साथ लड़ा है। आज ये जो है चैंपियन, ये इनकी जो टीम है, नहीं कर सकते। टीम तो वो देख काबीना में बदल भी इसीलिए हो रहा है। इनकी मईशत की जो टीम थी, इनकी जो मईशत के रुस्ते किधर है? आज जो टेक्नोक्रेट्स पकड़ के ला रहे हैं। मुझे खाकवानी साहब से लेने दे, टाइम थोड़ा आखिर में खाकवानी साहब देखिए, हम जब आए थे हम गंदम इंपोर्ट कर रहे थे। ये हमारा जो है मुल्क है, हम इंपोर्ट कर रहे थे। हम जब जा रहे थे तो हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे। ये हमारा जरी मुल्क है। क्या किया उन्होंने? जी, ये जो बीबी एक तजवीज़ है आपके वसासत से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो गरीब लोगों के लिए अशियाए खुर्दनी हैं और उनकी ज़रूरियात के है, इसकी सारे पाकिस्तान के अवाम के लिए एक कीमत नहीं हो सकती। ये कीमत साहिब हैसियत लोगों के लिए और होनी चाहिए, और इन गरीब लोगों के लिए जो एहसास प्रोग्राम ले रहे हैं, जो अपना जिनका 100-200 रुपए से बिजली का बिल कम है वो लोग हैं, और इसी तरीके से जो बैतुल माल के मुस्तहिक हैं ये लोग, इनके लिए कीमतें अलहदा होनी चाहिए। और बाकी अवाम के लिए जो कि साहिब हैसियत हैं वो अपना काम कर सकते हैं, उनको वो कीमत मिलनी चाहिए जो बाज़ार के अंदर लागत की कीमत है। जो सब्सिडी है वो इन लोगों को दी जाए जिनके पास एहसास का कार्ड है, वो जाए और यूटिलिटी स्टोर से जो चीज़ मर्जी है ले ले, उसके लिए एक कीमत मुकर्रर हो। वहाँ मोटर वाला, मोटरसाइकिल वाला, जहाज़ों पे चढ़ने वाले, वो क्यों जाकर उसी कीमत पे ले जो गरीब लोग हैं उनके लिए कीमतें फ़र्क होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, उनको सब्सिडी वहाँ मिलनी चाहिए, और जो अशराफिया इस मुल्क की जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कीमतें जो है वो दूसरी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। आई हैव टू वाइंड अप हियर, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया। इसाक खाकवानी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, फारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।